नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नारायणनगर विकासखंड के गढ़कोट में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिरी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। तो घायल बताए जा रहे हैं, घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये बड़ी हादसे की जानकारी इस वक्त आ रही है। नारायणनगर में ये बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित हुई और उसके बाद जो खाई में जा गिरी और उसके बाद ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। ये बड़ी जानकारी है नारायणनगर के विकासखंड के गढ़कोट से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिरी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों का उपचार जारी है। बड़ी जानकारी आ रही है नारायणनगर विकासखंड के गढ़कोट में सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी और ये बहुत ही भयावह हादसा है। बताते चले कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मौके पर आसपास मौजूदा लोग तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंचे, लेकिन इस वक्त देखने को मिला कि बहुत ज्यादा स्थिति भयावह हो गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहन गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मोहन, जानना चाहूंगी कि नारायणनगर विकासखंड के गढ़कोट में सड़क हादसा हुआ, उसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि नारायणनगर विकासखंड के मीन गदेरा गढ़कोट मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां एक वाहन बोलेरो वाहन 250 मीटर गहरी खाई में अनियंत्रित होकर जा गिरा। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पे ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। एक की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, वहीं दूसरे गंभीर घायल को कुलसारी से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और फिलहाल मेडिकल टीम कुलसारी पहुंच गई है। वहां सामान्य उपचार के बाद गंभीर घायल को एयरलिफ्ट किया जाएगा। मोहन, हादसे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल किसी भी तरह की जो स्पष्ट स्थिति है वो सामने निकल के नहीं आ पाई है। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा केवल यही बताया गया कि अनियंत्रित होकर ये वाहन 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल और एक अन्य सामान्य घायल है। बिल्कुल, घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सकों का क्या कुछ कहना है? हालात सामान्य है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 घायलों में एक की स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, वहीं जो दूसरे घायल है उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है और कुलसारी गंभीर घायल को लाया जा चुका है, जहां से हेली सेवा द्वारा उन्हें हायर सेंटर भेजा जाएगा। फिलहाल जो स्थानीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल टीम है वो चेकअप के लिए कुलसारी पहुंच गई है। ठीक है मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने सबसे पहले कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और फिर पुलिसकर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और छात्रों की ओर से परेड की सलामी ली। और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान और राज्य गठन में दिए गए योगदान को याद किया। साथ ही मौके पर मौजूद आंदोलनकारी और उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। वहीं मौके पर उन्होंने देश के राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर सामूहिक वंदे मातरम गायन भी यहां पर किया और कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की रजत जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। स्मार्ट सिटी के लिए प्रयास किए जाएंगे। चौखुटिया, घनसाली और ज्योतिर्मठ को अब उड़ान सेवा से जोड़ा जाएगा। खत्री छठवां दल एनसीसी महिला एकता और अनुशासन को प्रदर्शित करता यह महिला। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमने जहां राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हमने राज्य में भू कानून लागू कर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करने का भी प्रयास किया है, जिससे भू माफिया से उत्तराखंड की जमीन को बचाया जा सके। इसके अलावा हमने
एक और राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके परिणाम आने वाले एक वर्ष के अंदर दिखेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी सिलेबस को अपने मदरसों में नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमने जहां राज्य में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 2022 से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसके साथ ही हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य में अब छोटी मछलियों को ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। हमने जहां एक और IAS, IFS, PCS स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ राज्य के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। तो जोर से बोलिए, बनाएंगे ना उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य? बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? चलिए, आवाज आ गई जोर से। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। अभी यहाँ पर हमारे स्थानीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा एक मुझे ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित किया गया है। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उसको सभी आने वाली घोषणाओं में या उनके आगे के कार्यक्रमों में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये क्षेत्र हमारा विकास के मामले में और तेजी से प्रगति करे और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए यहाँ पर हम और भी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए यहाँ पर जो है जल्दी ही उसके लिए एक DPR बनाई जाएगी, इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जल्दी ही धनराशि यहाँ के लिए स्वीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र में चौखुटिया, घनसाली, जोशीमठ, इसको उड़ान योजना में हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं, आपदा के समय में अनेक प्रकार की जो कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, हमारी बहनों को जो उस समय कई बार उनको अस्पतालों तक प्रसव के समय पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी आसानी मिलेगी। ऐसे अनेक कामों को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के सभी मानकों को पूरा करे, सभी मानकों में आगे बढ़े, यहाँ की गति आगे बढ़े, प्रगति आगे बढ़े, उन्नति आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए
इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया है। इस ज्ञापन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से राज्य की स्थापना की रजत जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए और सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे छात्र छात्राएं आए हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड सरकार इस उत्सव को मना रही है, जिस पर बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार के अनेक अवसर हैं। 25 वर्षों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। विकास की गति लगातार बीजेपी सरकार में आगे बढ़ रही है और विकास के नए नए आयाम के अवसर मिल रहे हैं। मैं कहूँगी कि हम तो अभी बहुत युवा अवस्था में हैं, 25 वर्ष के हुए हैं उत्तराखंड, और जब 25 वर्ष का उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है और उसी को एक्सप्लोर करने की आज और ज़रूरत है। और 25 वर्षों में भी हमने बहुत लंबा सफ़र बहुत अच्छे से तय किया है। काफ़ी मैं कहूँगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर आप रोड से आराम से वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धता हम सबकी है। घर में पानी नहीं आता था, दूर से कई किलोमीटर दूर से सर पे रखकर पानी लाना पड़ता था। आज घर में पानी आता है, नल में जल है, घर में आपके पास गैस का कनेक्शन है, दूर से लकड़ी नहीं लानी पड़ती। उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज की बात कही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिक पाठक ने कहा है कि उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज की रूपरेखा जिस प्रकार से खींची गई थी उसी विकास पर ये काम किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज गांव में पर्यटन की संभावना काफी बढ़ा देता है। आपको ये भी बता दें कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है और इन गांव में आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांव में आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसरों को बढ़ावा मिलता है, जिससे पलायन को कम किया जा सकता है और पर्यटन को बढ़ावा। देखिए, कुछ चयनित गांव जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के रूप में उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, तो उसमें चमोली के माड़ा, नीति पिथौरागढ़ के गूंजी और कुटी और उत्तरकाशी के हरसिंह, नेलांग और ये जादुंग जो हमारे वाइब्रेंट विलेज से जिनको जोड़ा गया है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज की कार्य में हम लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और वाइब्रेंट विलेज के रूप में जिस प्रकार उत्तराखंड का विकास करने की दिशा में हम नित्य नई प्रगति कर रहे हैं, इससे हमारे उत्तराखंड वासियों को भी काफी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ वाइब्रेंट विलेज होने की वजह से हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार भौगोलिक परिक्षेत्र उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो उत्तराखंड में एक रोजगार के अपार अवसर देखने को मिलते हैं। देहरादून में बार एसोसिएशन के वकीलों ने चैम्बर की मांग को लेकर हरिद्वार रोड पर जाम लगा दिया है, जहां सैकड़ों वकीलों ने सड़क पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि इस दौरान बार अध्यक्ष मनमोहन कण्वाल ने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो अगला कदम सीएम आवास का घेराव होगा। वकीलों का कहना है कि चैम्बर बिना काम असंभव है। अपनी मांग को स्वीकारा है और हमने अपना नेतृत्व करना चाहिए। और अगर हाथ नहीं जुड़ सकते और हाथ के जुड़ने का कोई मतलब नहीं है तो हाथ खोल के काम चलाना चाहिए। हम मानते हैं हमारे नेतृत्व में कमी रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवाब चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। नवाब, चैम्बर की मांग पूरी करने को लेकर अब यहाँ वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, आखिरकार इसमें क्या कुछ मांगे रखी जा रही हैं, क्योंकि अगला कदम बहुत ज्यादा बड़ा होने की बात कही जा रही है जो कि सीएम आवास का घेराव होगा। देखिए, जो बार के अध्यक्ष हैं मनमोहन कण्वाल, उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने पहले भी वादे किए कई बार कि वकीलों का जब विस्थापन हो तो वहाँ पर जो है चैम्बर बना के दे। हालांकि ये दावा कर रहे हैं मनमोहन कण्वाल और उनका कहना है कि जैसे कई लोगों को देहरादून में उन्हें विस्थापित किया गया था
और उसके बाद उनको जो है दुकानें बनाकर दी और उनको एक विस्थापित किया गया। तो उसी तरह जब ये पुरानी कचहरी से नई कचहरी में कोर्ट में विस्थापन की बात चल रही है, तो इसको लेकर वकीलों का कहना है कि जो हमारे एमडीडीए में खर्च आता है नक्शा पास कराने का, उस खर्च को सरकार माफ करे और उसके साथ ही जो चैम्बर है वो चैम्बर बना के दे, क्योंकि इसमें जो है हजारों लोगों को रोजगार की बात वो कह रहे हैं कि इसमें वकील हैं, टाइपिस्ट हैं, वेंडर्स हैं और जो बाकी अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो उनका कहना यह है कि जो सरकार वकीलों की चैम्बर बना के दे ताकि वकील अपना आसानी से काम कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आज तो ये सांकेतिक धरना दिया गया है हरिद्वार रोड को जाम करके, लेकिन अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में इस धरने को जोरदार तरह से जो है उठाया जाएगा और सीएम आवास भी इसमें घेराव किया जाएगा। ठीक है नवाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 72 शिकायतें दर्ज हुई हैं। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत और पेंशन, बिजली, पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्या पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारी जनता दरबार में अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। देखिए, आज प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक 72 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और इसमें जो शिकायतें दर्ज की गई उसमें अधिकतर जो शिकायतें थी वो कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि अवैध कब्जे को लेकर या अतिक्रमण को लेकर थी। कुछ शिकायतें पेयजल को लेकर, बिजली के कनेक्शन को लेकर थी और कुछ शिकायतें जैसे तालाब पे अतिक्रमण है या फिर जल भराव की जहाँ दिक्कत है उसको लेकर थी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें संबंधित विभाग के द्वारा जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उनके द्वारा शिकायतकर्ता से वार्ता करके उनको समाधान किया गया और शिकायतकर्ता ने भी अपनी संतुष्टि व्यक्त करी है। कुछ शिकायतें ऐसी जिसमें 1 से 2 दिन लगने के समय चांसेस हैं, जहाँ पर मौके पे जाके जांच करनी होगी और पुरानी शिकायतों का भी रिव्यू किया गया है। 2-3 ऐसी शिकायतें भी आई जिनमें जो 2-3 महीने पहले भी आई थी शिकायतकर्ता, तो उसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि कोई भी शिकायतकर्ता पुनः उसको ना आना पड़े जन सुनवाई में, इसलिए पहली बार में ही सभी शिकायतों का निस्तारण। उत्तराखंड के विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से विधानसभा सत्र में बंगाली समाज को अपमानित करने वाले बयान पर बंगाली समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। वहीं दिनेशपुर के सुभाष चंद्र बोस चौक पर बंगाली समाज के लोगों ने मुन्ना सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। दरअसल बयान में चौहान ने बंगाली समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न देने पर यहाँ पर खैरात बताया और जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। सत्र में मौजूद बहुगुणा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि क्षेत्र में बंगाली फोटो का बड़ा योगदान होता है। तो वहीं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने चौहान से माफी की मांग की है और कहा कि इससे पहले भी बंगाली समाज का अपमान हो चुका है। साथ ही उत्तराखंड बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा कि 25 साल बाद भी राज्य में पहाड़ी मैदान और जातिवाद विवाद अभी भी जारी है। अनुसूचित जाति में आते हैं तो मैं भी अनुसूचित जाति में, भले ही ये स्टेट सरकार हमारे स्टेट में हमें ये मान्यता नहीं हुआ, तो ये जो समाज है ये अनुसूचित जाति के लोगों के समाज है ना, 90% इसमें नमोसूत्र और पौंडमाजी लोग हैं। तो हम अपनी मांग रहे हैं, इनसे दिया तो नहीं किया, उल्टा ये उत्तराखंड की सरकार ने और क्या किया हमारे साथ आप जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा मिल रहा था 10 साल से, वो बंद कर रखा है इन्होंने। करोड़ों रुपए हमारे समाज के इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मार रखा है, मार कि अगर हमारी सरकार आती है तो 90 दिनों के भीतर बंगाली समाज, नमशूद्र, पौंड और माझी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। अगर हमारी मांग न्यायोचित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा क्यों की? अजय भट्ट जी ने लोकसभा में बात क्यों उठाई? बलराज पासी जी ने बात लोकसभा में क्यों उठाई? हरीश रावत जी ने क्यों हमारे साथ खड़े होके हमें हर जगह सहयोग किया? केसी बाबा जी ने क्यों सहयोग किया? आज अगर 2024 की बात है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
उस आयोग ने भी दोबारा उत्तराखंड सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी रिपोर्ट मंगवाई और मंगवा के उस पर सेटिस्फाइड हुए और होने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट उन्होंने फिर भारत सरकार को भेजा यही लिख के कि बंगाली, नमशूद्र, पौंड और माझी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, इनकी मांगे। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ चरम पर था, 1994 की बात मैं बताऊं मुन्ना सिंह जी, तो 1994 में यही बंगाली समाज ने उत्तराखंड का समर्थन किया था। मैं खुद उसका गवाह हूं, मैं खुद नैनीताल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और 1994-95 में मैंने भी उस आंदोलन में जो है शरीक हुआ। बशर्ते हम स्टूडेंट थे, हम पुलिस से बचते रहते थे कि कहीं हम अंदर ना जाए। अगर हमें भी मालूम होता कि अंदर जाने से सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, तो हम भी वही करते। लेकिन हमने पूरा उत्तराखंड आंदोलन का समर्थन किया था, हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि प्रताप बिष्ट की मौत भी हमारे सामने हुआ था प्रशांत होटल में। जो ये उत्तराखंड में मुन्ना सिंह चौहान ने जो कहा है, मुझे नहीं लगता ये उनका बयान है। ये बयान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है। इन्होंने पहले भी कहा था बंगाली घूमने आए हैं, लेकिन जब इनको नॉलेज नहीं है तो इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। हम अखंड भारत के नागरिक हैं और जब ये यूपी में था तभी से हम लोग ये है। उत्तराखंड तो अभी 25 साल हुए हैं, तो उससे पहले से ही हम यहाँ बसे हुए हैं। तो ये मुन्ना सिंह द्वारा जो बयान दिया गया है ये बहुत ही निंदनीय है और बार बार कहना ये गलत नहीं है, ये साजिश है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।